वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, और इस साइंस में हम लोग चैप्टर 7 दैट इज़ ग्रेविटेशन को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत यहाँ दो साइंटिस्ट लोगों से हो रही है। एक तो है जॉनेस केपलर। इन्होंने इस चैप्टर में केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करके इन्होंने लॉज दिए हैं, इसलिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम एक और साइंटिस्ट हैं जो सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा काम तो इन्होंने किया है, लेकिन उन्हीं के वर्क से इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को और भी जो इस चैप्टर की बातें हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी क्या है, या ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम लोग कवर करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कवर करने वाले हैं हम लोग। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो थर्ड लॉ जो है, क्या ये ग्रेविटेशन में लागू होता है कि नहीं आता है। इसी चैप्टर में हम लोग फ्री फॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में? फ्री फॉल। इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे। थर्स्ट एंड प्रेशर को पढ़ेंगे, प्रेशर इन द फ्लूइड एंड बायोंसी फोर्स को पढ़ेंगे हम लोग, बायोंसी और बायोंसी फोर्स को पढ़ेंगे। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे। इसी में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की स्टडी करेंगे, और डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, और कैसे हम रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में, और ये होल चैप्टर इन 1 शॉट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत हो रही है कि ग्रेविटेशन क्या है। देखिए, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी बाय विच वन मैसिव बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अनदर मैसिव बॉडी, एंड जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर अर्थ के कंटेक्स्ट में बात होती है तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब फोर्स की अर्थ की ये प्रॉपर्टी जिससे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ग्रेविटी। और है ना, ग्रेविटी। और उस तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसी से निकल कर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, फोर्स क्या है। फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। हम लोग 9th में, और 9th का ही चैप्टर जो सेकंड फिजिक्स का हमने पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। तो उस चीज़ को हमने कवर किया था। फिलहाल अभी भी बता दें कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल काज है विच आइदर चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी। और देखिए, कह रहे हैं कि जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल कराते हैं या गिराते हैं, तो उस केस में यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जब अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? वेट। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? वेट, है ना। उसी को वेट कहते हैं। और जो फोर्स होता है वो क्यों लगता है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी होती है, और वो भी बेसिकली वही ग्रेविटेशन ही है, बस अर्थ के कंटेक्स्ट में बात होने पर वी कॉल इट ग्रेविटी, अदरवाइज होल थिंग इज ग्रेविटेशन। इन फैक्ट अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इस सेंटर। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और अर्थ की ये प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन, और इसी फोर्स से सन के चारों तरफ अर्थ सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ आर ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, किस किस चीज़ों के लिए ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें नंबर 1 चीज़ है फॉर होल्डिंग एटमॉस्फियर एबव द अर्थ। सोचिए, अगर ग्रेविटी ना हो तो एटमॉस्फियर ना हो, और एटमॉस्फियर ना हो, एटमॉस्फियर नहीं होगा तो हमारी इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एटमॉस्फियर यहाँ पर कई सारी चीज़ों में रोल प्ले करता है। देखिए, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, जो ये बारिश होती है वो भी ग्रेविटी की वजह से अर्थ से अट्रैक्ट होकर के बारिश होती है। सोचो, अगर ग्रेविटी काम ना करे तो देखिए, जो एयर में ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की, वो छोटी छोटी इकट्ठा होकर जब हैवी हो जाती है नीचे आने लगती है, और इसी से बारिश होती है। सोचिए कि अगर ग्रेविटी काम ना करे तो फिर बारिश कभी हो ही ना। तो अर्थ बारिश होने में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, देखिए सबको ये बात पता है कि रिवर माउंटेन से निकल करके, मतलब बहुत ऊंचाई से निकल करके बहुत ही गड्ढे की तरफ, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी, बहुत गड्ढे में जा रही होती है। तो ऐसा हाइट के डिफरेंस की वजह से होता है। अब अगर अर्थ की ग्रेविटी काम ना करे, ग्रेविटी ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ काम करती है, और
मतलब वो ज़्यादा हाइट वाले ऑब्जेक्ट को कम हाइट की तरफ खींचने का कोशिश करती है, बेसिकली अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। तो वही फोर्स लगता है यहाँ, तभी रिवर फ्लो हो पाती है, अदरवाइज रिवर फ्लो ना हो पाए। फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, हम लोग जो अर्थ पर आसानी से रह लेते हैं, इसके लिए भी ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ यूजेस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या यूज़ है, तो वो हम लोग इससे बता सकते हैं। फॉर रिवोल्यूशन ऑफ मून एंड अराउंड द अर्थ, देखो रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून जो अर्थ के चारों तरफ, यहाँ ये मून है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसके पीछे भी कौन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड मून, यही रिस्पॉन्सिबल है इनको रोटेट कराने के लिए। सोचो ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो फिर रोटेशन नहीं हो रहा होता। और देखिए आपने लो टाइड एंड हाई टाइड का नाम सुना ही होगा, टाइड्स, टाइड का नाम सुना ही होगा आपने, टाइड्स। टाइड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है लो टाइड और दूसरा होता है हाई टाइड। हाई टाइड, देखिए समंदर में जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं वो लोग अच्छे से जान रहे हैं कि जो समंदर में वाटर का लेवल है, जो लहरें हैं, वाटर का लेवल है, वो शाम के टाइम में बढ़ जाता है और उस ज़्यादा हाइट हो जाती है समंदर के लेवल का, ओशन के लेवल का, तो वो हाइट का जो बढ़ जाना है वही क्या कहलाता है, हाई टाइड। और सुबह के टाइम यही जो है ना लो हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, मतलब पानी का लेवल ये घटता बढ़ता क्यों रहता है? ये कहते हैं कि दिस टाइड इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, ये टाइड जो है ना कंबाइंड इफेक्ट है किसका, मून और सन, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है, सन का, बिकॉज सन हमारे अर्थ से बहुत नज़दीक है। अगर लाइट यहाँ अर्थ से चलेगी तो मून पर 1 सेकंड या 1 सेकंड 1.25 सेकंड में पहुँच जाएगी, लेकिन अगर यही लाइट यहाँ से चले और सन के पहुँचने के लिए तो 8 मिनट 16 सेकंड लगेंगे। तो सन बहुत दूर है और ये मून जो है ना बहुत करीब है अर्थ से, इसीलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना मून का ज़्यादा इफेक्ट करता है अर्थ पर, और इसीलिए अर्थ पर उसका फील देखने को मिलता है ओशंस में। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग समझते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखिए न्यूटन ने सबसे पहले तो ये बताया कि भाई ग्रेविटेशन क्या है, जब ये एक प्रॉपर्टी है जिससे मैसिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर बाद में इन्होंने एक लॉ दिया, कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें ये कहा गया कि अगर दो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए एक फार्मूला यहाँ दिया गया। अब देखिए इनका इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, जब कोई लॉ होता है, ध्यान रहे, जब भी कोई लॉ होता है तो उसकी एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है उसके लिए? स्टेटमेंट। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to square of the distance between them। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडी, मतलब ऐसी बॉडीज जिनके पास मास होता है, तो वो बॉडीज़ के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इनके प्रोपोर्शनल होता है। इनको अगर हम कंबाइंड करें तो क्या मिलेगा हमें? फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जहाँ प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी को हमने इक्वल में बदला तो एक कांस्टेंट आ गया, जहाँ पे ये जो g है, ये जी जो है ये क्या है? यूनिवर्सल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे कि हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्योंकि ये जो न्यूटन का ये लॉ है ये पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। मतलब आप मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, किसी और गैलेक्सी में चले जाओ, तो भी ये लॉ लागू होता है। और इसीलिए इसमें जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू एकदम फिक्स होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स। मतलब चाहे मार्स पर हम इस लॉ को लगाएं, चाहे मून पर लगाएं, दोनों ही केस में सेम रहेगा। और इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये चीज़ जो है केजी का स्क्वायर, ये चीज़ देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना इस दुनिया का सबसे कमज़ोर फोर्स है, इस वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इस नेचर का सबसे कमज़ोर फोर्स है, मतलब सबसे वीक फोर्स है। इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन वाला है, ये रिपल्सन वाला नहीं है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों टाइप के होते हैं, वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ हम पढ़े हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में दोनों तरह का फोर्स होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है। होप यू आर क्लियर। और देखिए तीसरी बात यहाँ कह रहे हैं इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मतलब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाता है। मतलब ये न्यूटन की बाबा के
थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये यहाँ ये बात भी होती है, मतलब ये एक म्यूचुअल फोर्स है, मतलब जो एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है तो दूसरी बॉडी उतना ही फोर्स पहले पे लगा रही है। और इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। अब देखिए एक नया टर्म आया है आप लोग के लिए, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर काम करता है। मतलब जैसे एक मास ये m1 यहाँ पर है, एक दूसरा मास m2 यहाँ पर है, अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है। तो जो फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता है, ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर के अलोंग काम करता है, तो उस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो होप यू आर क्लियर, है ना। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ मास, और कह रहे हैं कि देखो इट इज़ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। कह रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मास पर, जो दोनों बॉडीज़ की मास है उन पर, उनके प्रोडक्ट पे, और दूसरा जो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके डिपेंडेंट है। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये जो है ना इनके बीच की मासेस के बीच की डिस्टेंस अगर r हो तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। इसी को तो कहते हैं इनवर्स स्क्वायर, मतलब 1/r है तो इनवर्स हो गया, और स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब ये बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, बहुत छोटी डिस्टेंस पर ये फोर्स अप्लीकेबल नहीं होता है, या मतलब होता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस इस पे करता है। इट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बढ़ाने पर ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इट बिकम जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या हो जाता है, जीरो। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स की तरह भी, बिल्कुल उन्हीं की तरह ये भी इस तरह से फॉलो करता है। इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मीडियम जैसे एयर में रखें कि वाटर में रखें कि ऑयल में रखें, अगर दो मास को हम ऑयल में रख दें तो भी उनके बीच में उतना ही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा जितना कि पहले लग रहा था। तो इससे कोई भी बात पर फर्क नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ रखा है, मीडियम पर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो होप यू आर क्लियर कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ देखिए क्या है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात हो रही है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो कि कैपिटल जी है, एक जी के बारे में आप लोग और पढ़ेंगे, स्मॉल जी। अभी इनके बीच में डिफरेंस भी बता दिया जाएगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अर्थ जिस एक्सेलरेशन से, मतलब दो बॉडीज़, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर एक लोहे की कोई चीज़ और एक कॉटन दोनों को फेंका जाए, या एक बहुत ही भारी वस्तु और एक बहुत ही हल्की वस्तु चीज़, उसको किसी एक बिल्डिंग की हाइट से फेंक दिया जाए, तो उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन रहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो ये चीज़ आपको कमेंट में आंसर करना है। अब देखिए वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको स्कवेंडिस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जेम्स स्कवेंडिस ने इसे कैलकुलेट किया था और इसकी वैल्यू इतना है, जो कि हमने पहले भी बताया था। अब देखिए जो जी की वैल्यू है ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी मीडियम, और प्लेस टू प्लेस पर भी डिपेंड नहीं करती। ये थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड हेंस नेम्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, और इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, जबकि स्मॉल जी की वैल्यू होती है नियर बाई अर्थ सरफेस। याद रहे, नियर बाई अर्थ सरफेस इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी होती है वैल्यू नियर बाई अर्थ सरफेस। अच्छा, इसको अगर कहीं इधर उधर ले जाएं एटमॉस्फेयर में, ये बदल जाती है। अर्थ पर ही पोल पर मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर मिनिमम होती है। तो इसकी वैल्यू अर्थ पर ही बदलती रहती है, यूनिवर्स में ले जाने में तो बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। एसआई यूनिट कैपिटल जी का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ मास 1 kg, देखिए कह रहे हैं कि अगर 1 kg के दो बॉडीज़ 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे जाएं तो उनके बीच में फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ये इतनी छोटी क्वांटिटी है न्यूमेरिकली कि इसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब कि ये 6 के बाद 6 से पहले 11 जीरो लगेंगे, फिर डेसिमल, मतलब 0.1106 इतना न्यूटन, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी है। आपको बता दें कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, कह रहे हैं कि 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट
हाथ पर रखते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो हमारे हाथ पर जितना फोर्स लगाता है वो होता है 1 न्यूटन। तो 100 ग्राम के बराबर का ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और ये 1 न्यूटन का इतना कम फोर्स है, इसीलिए ये 1 किलो के मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता, निग्लेजिबल है। लेकिन हाँ, मास अगर बड़े हों, जैसे 1 kg का मास हो और अर्थ का मास हो, तो उनके बीच में जब फोर्स निकालेंगे तो वो काफ़ी हैवी क्वांटिटी मिलेगी, और उसमें फिर हमें अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे, देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास एंड केप्ट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये तो आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं कि देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वीकेस्ट फ्रॉम ऑल फोर्सेज, मतलब इस दुनिया में जितने फोर्सेज हैं सबसे कमज़ोर तरीन फोर्स अगर कोई है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इफ़ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg, वो तो अभी तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। थ्रू द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर with a constant and do not cause visible motion because gravitational force of attraction between very small, मतलब अर्थ पर रहने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे और तुम्हारे बीच में या हमारे इस कैमरे के बीच में बहुत सारा फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स बहुत ही वीक है, इसलिए यहाँ पर कोई मोशन विजिबल नहीं होती, क्योंकि ये फोर्स ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। अगर यही फोर्स बढ़ जाए तो उस केस में फिर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो चीज़ें फील होने लगेगी, तब हमें पता चलेगा। Imagine a situation on Earth if objects continuously move toward each other due to gravitational force between them. When both objects are very big and having large mass, then the gravitational force of attraction between them become extremely large. The gravitational force due to Earth on object of 1 kg placed on ground is 9.8. क्या कह रहे हैं कि 1 किलो का मास जो है, 1 किलो का जो मास है और उस पर कितना फोर्स लगता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इवन एट लार्ज डिस्टेंस वेरी लार्ज एंड दैट इज़ 2 × 10⁻20। अब देखिए, मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितना है? अगर हम समझ लें कि ये अर्थ है, ये कौन है? अर्थ, और ये कौन है? मून। वैसे ये उल्टा लग रहा है, अर्थ मतलब थोड़ा बड़ी सी है। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच में वो फोर्स जो लग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। ये इतना डिस्टेंस है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इनका मास बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इनके बीच में फोर्स इतना लगता है। दैट इज़ क्वाइट लार्ज, और इसीलिए मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे सन और अर्थ की डिस्टेंस की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हमारा अगला टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर का जो प्लैनेटरी मोशन है उनको हम लोग समझते हैं। देखिए, जॉन केपलर ये एस्ट्रोनॉमर हैं और इन्होंने प्लैनेट की मोशन को स्टडी किया, डिटेल में स्टडी किया, और उससे इन्होंने कुछ लॉज दिए, बेसिकली 3 लॉज दिए, और उन 3 लॉज को हम लोग केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। इनका पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला लॉ क्या है इनका? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज वन ऑफ इट्स फोकाई। देखिए, ये सन उनके किसी एक फोकस पर होता है। देखिए, एक तो होता है सर्कल, तो सर्कुलर ऑर्बिट पर प्लैनेट रिवॉल्व नहीं करते, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। इस तरह की ऑर्बिट पर वो लोग रिवॉल्व करते हैं, और इनकी 2 फोकस होती है, एक फोकस ये हो गया और दूसरा फोकस ये हो गया, ये इसका सेंटर है। लेकिन सन सेंटर पे नहीं होता, सन फोकस पर होता है, किसी एक फोकस पर होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ सन है और ये प्लैनेट अपना यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ प्लैनेट सन से बहुत करीब होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं, और जहाँ प्लैनेट सन से बहुत दूर होता है उसे अपेहेलियन कहते हैं। ये सब सन की पोजीशन भी है, प्लैनेट की डिफरेंट पोजीशन है, और इसी के हिसाब से सीज़न भी होती है, सीज़न भी चेंज होती है। अच्छा, ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये सन है, सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे पूरा यूरेनस, प्लेटो सब देख सकते हैं। यहाँ पे सारे प्लैनेट हैं और इस तरह से ये रिवॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आपको याद रखना है। एंड विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। देखिए, फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, ठीक है। तो फोसी कहो या फोकाई कहो, बात एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो फर्स्ट लॉ सबको आ गया। सेकेंड लॉ देखते हैं। देखिए सेकेंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। ये सेकेंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या लॉ ऑफ एरिया। इस लॉ का क्या कहना है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, ये प्लैनेट है और ये सन है, इस प्लैनेट और सन को मिला ज्वाइन करने वाली ये लाइन इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब टाइम जैसे टी टाइम में, सपोज टी टाइम में ये एरिया इतना कवर हुआ है, ये इतना एरिया टी टाइम में कवर हुआ है, तो ये एरिया भी टी ही टाइम में कवर होगा, ये एरिया भी टी ही टाइम में कवर होगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्लैनेट ने बहुत थोड़ा डिस्टेंस चली है, लेकिन यहाँ प्लैनेट ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चली है। तो देखिए ये देखिए पेरीहीज, यही बताया था ना कि सन जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उस पोजीशन को पेरीहेलियन या पेरीहीज कहते हैं, पेरीज। और जब सन प्लैनेट सन से दूर होता है तो एपीज कहते हैं, है ना, एपीज या एपेहेलियन। याद करना बड़ा आसान है, अपे मीन्स अवे, अवे होता है, और पेरीहेलियन पी फॉर पेरीहेलियन एंड पी फॉर पास, तो आसानी से ये याद भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सन बहुत स्लो चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब प्लैनेट सन से बहुत दूर होता है तो वो स्लो चलता है, और जब पास्ट होता है तो फास्ट चलता है। और ऐसा ही देखने को मिलता है हर जगह। जो प्लैनेट सन से बिल्कुल करीब हैं उनका रिवोल्यूशन बहुत ही हाई स्पीड से हो रहा है, और जो प्लैनेट सन से बहुत दूर हैं वो लोग स्लो स्पीड से रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो उनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है, बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, सेकंड लॉ टेल्स अस दैट प्लैनेट डज नॉट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता। जब प्लैनेट कह रहे कि स्पीड अप, ये स्पीड हो जाता है जब पेरीहीज पोजीशन पे होता है, पेरीहेलियन पोजीशन पे होता है, जब सन के पास होता है तो वो स्पीड से चलता है, और जब दूर होता है प्लैनेट सन से तो उस केस में वो स्लो चलता है। बेसिकली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। तो इस लॉ ऑफ पीरियड में क्या कहा गया है, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाई प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, square of the time taken by planet to complete one revolution around the sun is directly proportional to average cube of the average distance between planet and sun, that is t square। क्या है t, क्या है टाइम पीरियड, मतलब द टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लैनेट की सन से डिस्टेंस कभी बहुत पास होती है, कभी बहुत दूर होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया है, एवरेज वर्ड, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। और इसी को हम लोग इस लॉ को इस तरह कह सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर ये अच्छे से आ रहा होगा। चैनल को सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और सारे 9th के क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं, तो लॉ, इस लॉ को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। केपलर गेव द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ही कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट। मतलब इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया, प्लैनेटरी मोशन के लिए लॉज दिया, लेकिन इसके लिए कोई थ्योरी नहीं दी कि कैसे ये मूव करते हैं। ओनली न्यूटन, सिर्फ कौन है, न्यूटन, सिर्फ न्यूटन ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया द काज ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के मोशन का जो कॉज है कि क्यों मूव कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं। इस बात को बताया किसने, सर आइजैक न्यूटन ने। इसलिए इस चैप्टर में दोनों लोगों का रोल अपना अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का है तो वह है सर आइजैक न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन यूज्ड केपलर्स थर्ड लॉ, न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ किया और उससे अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ड्राइव किया, और हमें बताया कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशन में न्यूटन का थर्ड लॉ या सेकंड लॉ फॉलो होता है, तो आंसर है हाँ, फॉलो होता है। ये न्यूटन के जो लॉज हैं वो हर जगह फॉलो होते हैं, स्पेस में भी फॉलो होते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object attract every other object with the gravitational force,
एंड दीज फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। जैसे पता है नहीं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के पास है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अर्थ के फोर्स की वजह से वो 1 kg का ऑब्जेक्ट तो गिरने लगा, एक्सेलरेशन में आ गया, मूव करने लगा, लेकिन अर्थ मूव क्यों नहीं कर रही है? अर्थ पर भी तो वो फोर्स लग रहा है। तो उसका रीज़न आइए बताते हैं। देखिए, हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, फोर्स तो दोनों पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है। जो 1 kg का ऑब्जेक्ट है उसका मास बहुत कम है, इसलिए उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ज़्यादा लग रहा है एक्सेलरेशन। लेकिन क्योंकि अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁴ kg, जो कि बहुत ज़्यादा है, अगर इससे उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत ही ना के बराबर एक्सेलरेशन आएगा। इसीलिए अर्थ इतना मूव तो करती है, लेकिन वो मूव हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, इतना हमारी आंखों में क्षमता नहीं है, पावर नहीं है कि हम उस अर्थ के मोशन को देख पाएँ 1 kg ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे, देयरफॉर बोथ ऑब्जेक्ट मस्ट मूव, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए, लेकिन कोई मूव नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे वजह ये है, ठीक है। ड्यू टू वेरी वीक नेचर ऑफ फोर्स, नॉर्मल साइज ऑफ द बॉडीज आर नॉट सीइंग मूविंग। हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स बहुत कम है, ये सब हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? फोर्स अपॉन मास। और ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर से सीख सकते हैं और सीखने की ज़रूरत है। सोचो, अगर 1 न्यूटन से एक इलेक्ट्रॉन को हम अगर मोशन कराएं, 1 न्यूटन का थप्पड़ अगर इलेक्ट्रॉन पर मारा जाए, तो कैन यू इमेजिन कि वो कितनी स्पीड से या कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा? बस, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम क्या एक इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे? अगर सच में हम देख पाते और एक थप्पड़ लगाते उसे, तो वो कितनी स्पीड से या कितने एक्सेलरेशन से भागेगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि बहुत ही कम है। तो इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर है फ्री फॉल। फ्री फॉल पर जो सबसे ज़्यादा अगर काम किया है किसी ने, तो वो है गैलीलियो। इन्होंने जो इटली की लर्निंग टावर पीसा का लर्निंग टावर है, वहाँ से ऑब्जेक्ट को गिरा करके इन्होंने देखा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को गिरा कर देखा और फ्री फॉल के बारे में बताया। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द अर्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ओनली, जब यहाँ तक कि उस पर एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन भी ना लगे या हवा जो चल रही है वो भी ना लगे, तो वो क्या कहलाएगा? फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ओनली। और वही मोशन क्या कहलाएगी? फ्री फॉल। लेकिन जनरली हम लोग उसको निगलेक्ट करके मानते हैं और मानते हैं कि हाँ, ये जो बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं वो क्या है? एक फ्री फॉल है। लेकिन एक्चुअल में फ्री फॉल वही होगा जहाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ अर्थ का इफेक्ट रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन में कहा था कि अगर एक चूहा और एक हाथी को हम लोग एक बड़ी बिल्डिंग से ले जाके फेंकेंगे, तो उन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है मीटर/सेकेंड²। तो उम्मीद है क्लियर है आपको। और अगर एटमॉस्फेयर का कोई इफेक्ट उन पर ना पड़े और उन पर हवा का कोई दबाव या प्रेशर ना पड़े, तो वो लोग दोनों एक साथ ज़मीन पर जाकर गिरेंगे, क्योंकि फ्री फॉल मास पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इक्वेशन ऑफ मोशंस इसके लिए लगा सकते हैं, दैट इज़, अब देखिए 5 रुपए का एक सिक्का है और ये एक फेदर है, इन दोनों को गिराया जा रहा है। जब ये दोनों गिरते हैं तो क्या होता है? कौन पहले गिरेगा? देखिए साइंस तो यही कहती है कि अगर फ्रिक्शन ना लगे और हवा ना चल रही हो, तो ये दोनों एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे, ठीक है, अगर हम पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट कर दें। अदरवाइज़ फेदर तैरता रहेगा एयर पर और ये जल्दी से गिर जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए, द बॉडी हैविंग अ फ्री फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग बॉडी। उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडी। और गैलीलियो ने ये बात प्रूव करी है कि एक्सेलरेशन दोनों फ्री फॉलिंग बॉडीज़ पर सेम रहता है और वो डिपेंड नहीं करता उनके मास पर। एक्सेलरेशन, वैसे तो अभी हमने बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, लेकिन ये फ्री फॉल के केस में ये मास पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है। आगे, इमेजिन दैट वैक्यूम इज़ क्रिएटेड। अगर कोई वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, इस चैम्बर में अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तब ये दोनों एक साथ गिरेंगे। अदरवाइज़ अगर बाहर हम लोग अपनी बिल्डिंग से गिरा के देखेंगे तो ये फीदर तैरता रह जाएगा, ये गिर जाएगा, जैसा कि हमने बताया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये स्मॉल टी, यही तो हम बात कर रहे थे
तो देखिए एक्सेलरेशन बाई विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी is called as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is defined as uniform acceleration produced by freely falling body produced in a freely falling body due to gravitational force of earth. तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉलिंग बॉडी पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी कहते हैं, दैट इज़ ग्रेविटी स्मॉल जी। अब इसकी वैल्यू की बात करें, देखिए कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन से पता है कि इसकी वैल्यू कितना आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैलकुलेशन इसका कैसे कर सकते हैं, तो इसके कैलकुलेशन के लिए ये फिगर हमें काम आएगा। ये अर्थ है जिसका रेडियस r है और मास m है, ये एक m ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से कुछ हाइट पर रखा गया है, ये कुछ हाइट पर रखा गया है, लेकिन ये हाइट बहुत छोटी है ये विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ। इसीलिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस r है उसे हम re प्लस h की जगह क्या लिख सकते हैं, re लिख सकते हैं, मतलब अर्थ की रेडियस लिख सकते हैं। अब बताइए, देखिए एक बार तो हम जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ है, ये उस बॉडी का मास है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कहती है कि मास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि इतना होगा। अब ये दोनों ही फोर्स एक हैं, बस हमें कहने का नज़रिया हमने बदला है कि भाई ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, और ये ग्रेविटी के हिसाब से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से खींचती है। तो फिलहाल के लिए ये दोनों फोर्स सेम है, तो इनको एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से m और ये m कट गया, इस हिसाब से ये आ गया स्मॉल g का फार्मूला। स्मॉल जी का क्या आ गया फार्मूला, कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। अब इससे हम लोग g के वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें पता है कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, हमें पता है मास ऑफ अर्थ क्या है, और हमें पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमें पता है मास ऑफ अर्थ इतना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इतना होता है, और हमें यह भी पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, जो कि इतना है। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो देखिए, इसका कैलकुलेशन यहाँ रखकर इसकी वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इन सब की वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ कैपिटल जी की वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6 वो 24 10 की पावर 24 कितना हो गया 24, एंड डिवाइडेड बाय रेडियस कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर 6 और इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 9.8 अप्रॉक्स। कितना वैल्यू आएगी 9.8। इसी को इन जनरल अप्रॉक्स में हम 10 ले लेते हैं, किसमें अप्रॉक्स, एवरेज में हम इसी को कितना ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिए बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उन चारों को हम बहुत ही सिंपल में समराइज़ करते हैं। हाइट, ऊपर जाने पर अगर हम यहाँ पर हैं जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है, अगर हाइट पर जाएंगे तो ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। अगर हम नीचे जाएंगे तो भी क्या हो जाएगी, डेप्थ पर जाने पर तो भी डिक्रीज़ करेगी। अगर हम जो है जैसे इक्वेटर पर हैं, देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये हो गया इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू जो है ना वो मिनिमम होती है। कितना रहती है, मिनिमम। और यहाँ ये है पोल, क्या हो गया, यहाँ है पोल। तो जो पोल पर इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू। ठीक है। तो शेप ऑफ अर्थ पर भी डिपेंड करती है। देखिए हाइट पर डिपेंड करती है, डेप्थ पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट ये किस पर डिपेंड करती है, हाइट। दूसरा पॉइंट ये किस पर डिपेंड करती है, डेप्थ। तीसरा पॉइंट ये डिपेंड किस पे करती है, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। और चौथा पॉइंट जो ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ रोटेशन, इस पर अर्थ किस तरह से रोटेट कर रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ डिक्रीज करती है, हाइट के साथ भी डिक्रीज करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल, पोल पर ग्रेटर होती है और इक्वेटर पर लेस होती है। क्यों लेस होती है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, है ना।
तो अब यहाँ हमें पता है कि आर इक्वेटर ग्रेटर होता है आर पोल के, इसलिए जी पोल ग्रेटर होगा जी इक्वेटर के। तो ये सिंपल सी लॉजिक इसके पीछे हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। और अगर हम रोटेशन की स्पीड को बढ़ा दें, सपोज़ हम रोटेशन की स्पीड को बढ़ा दें तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और रोटेशन की स्पीड को घटा दें तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्मॉल जी। मतलब वर्टिकल मोशन का मतलब यह है कि अगर हम ऊपर की तरफ मोशन करेंगे तो देखिए द इक्वेशन ऑफ मोशंस आर, ऊपर की तरफ अगर हम मोशन कर रहे हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, अगर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड, या समटाइम्स हम इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड भी ले लेते हैं। उम्मीद है क्लियर। और अगर इससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी घटेगी, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो निगेटिव में रहेंगे। कैसे, v = u - gt, दूसरा v स्क्वायर = u स्क्वायर - 2as 2gh, है ना, h कह सकते हैं, s की जगह h कह सकते हैं। और जो थर्ड इक्वेशन h = ut - हाफ gt स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अगर यही चीज़ ऐसा निकला कि जो g ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उस केस में g की जो वैल्यू है वो हो जाएगी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उस केस में जो इक्वेशंस होंगे हर जगह क्या होगा, प्लस प्लस होगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, उम्मीद है क्लियर आपको। और अगर u की वैल्यू 0 हो सपोज, तो उस केस में u यहाँ से ut और u पूरा ये वाला सीन पूरा गायब हो जाएगा और इक्वेशन इस तरह के बन जाएंगे। और बाय द वे अगर वर्टिकली अपवर्ड मोशन है तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो g की वैल्यू निगेटिव, तो इक्वेशन में सारा निगेटिव आ जाएगा इस तरह का अपवर्ड मोशन के लिए। देखिए वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए ये है। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में आपने देख लिया कि अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी मोशन होगी, इस हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर वर्टिकल मोशन। देखिए द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर असाइन टू पॉजिटिव वैल्यूज। जो अपवर्ड मोशन करेंगी उनकी वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटीज़ जो डाउनवर्ड मोशन करेंगी, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ऐसे इधर की तरफ जो मोशन करेंगी वो सब क्या है, पॉजिटिव। इधर की तरफ मोशन करेंगे नेगेटिव, इधर करेंगे तो पॉजिटिव और इधर करेंगे तो निगेटिव। दैट इज़, है ना, ये देखने को मिलता है। लेकिन देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सीन अलग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, हेंस टेकन एज निगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है एंड अपवर्ड में निगेटिव होता है। अब इससे देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस सिस्टम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, मास क्या होता है, ये सबको पता है कि ये क्या है, एक बैलेंस है, दैट इज़ बीम बैलेंस। और मास क्या होता है, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी। और इसकी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी। एसआई यूनिट क्या है, केजी। इसको बीम बैलेंस है, एक एनालिटिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस है, कई तरह के बैलेंस है, इनको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मैटर कंटेन्ड इन इट। मास क्या होता है, मैटर कंटेन्ड इन इट। मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया एंड हेंस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शियल मास। तो मास जो है क्या होता है, इनर्शियल मास बेसिकली मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। और मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी ये भी होता है, स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट केजी है, सीजीएस यूनिट ग्राम है। और मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, ये बदलती नहीं है। मास मेजर्ड बाई बीम बैलेंस या कॉमन बैलेंस या ग्रॉसर बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस या डिजिटल बैलेंस, किसी से भी मेजर कर सकते हैं। मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। वेट क्या होता है, फोर्स। वेट इज क्या है, वेट इज़ अ फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी। फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी इज कॉल्ड एज वेट। और पता है ये वेट जो है ना, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र कर सकते हैं। किससे मेज़र कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। हम इसको मेज़र कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। तो हम वेट को मेज़र कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ेंगे।
द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट, और देखिए वेट का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी, और वेट इज द मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। SI यूनिट ऑफ मास इज न्यूटन, SI यूनिट क्या है मास की, न्यूटन है, और वेट ऑफ 1 kg मास इज 9.8 न्यूटन। बताया नहीं था कि 1 kg मास का वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन। अगर 98 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट या अप्रॉक्स 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, 1 न्यूटन दैट इज। और वेट इज मेजर्ड इन बाय स्प्रिंग बैलेंस, किससे मेजर किया जा सकता है, स्प्रिंग बैलेंस से। और कहते हैं मून पर जो मास होता है, और देखिए वेट जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में होता है, अगर वेट जीरो हो जाता है तो सिचुएशन को कहते हैं वेटलेसनेस। वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता। मास जीरो होगा तो वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और पता है कि वेट जीरो होने पर ऑब्जेक्ट जो है क्या फील करते हैं, वेटलेसनेस। अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है तो उस केस में भी वेटलेसनेस होता है। मतलब अगर लिफ्ट से हम लोग उतर रहे हैं और लिफ्ट का जो स्प्रिंग है वो कट जाए, जिससे लिफ्ट जुड़ी हुई है, तो वो कट जाए तो लिफ्ट फ्री फॉल करने लगेगी और हम लोग का वेट क्या होगा, वेटलेसनेस फील करेंगे। आपने ये देखा होगा लिफ्ट से जब नीचे आने लगते हैं तो हमारे वेट में थोड़ा डिक्रीज फील होता है, दैट इज़। और स्पेस में वेट जीरो हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी वेटलेसनेस होता है। और पता है जैसे मून पर वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मून पर जो वेट है, वेट ऑन मून, तो वेट ऑन मून हो जाता है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अर्थ के वेट का क्या हो जाता है, 1/6। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं, एक है आर्किमिडीज और एक है ब्लाइस पास्कल। इन्होंने प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बहुत सारा काम किया है और ये हैं आर्किमिडीज। इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्यूरियस स्टोरी है। इन्होंने एक वर्ड, ग्रीक वर्ड दिया था, यूरेका। यूरेका मतलब मैंने खोज निकाला। बात उस टाइम की है, एक राजा थे ग्रीक के और उन राजा को उनके पास एक था, क्या बोलते हैं, क्राउन, एक क्राउन था। तो वो क्राउन गोल्ड का बना हुआ था, प्योर, एकदम प्योर गोल्ड का था। वो वैसा ही क्राउन एक और बनवाना चाहते थे, तो उन्होंने गोल्ड स्मिथ को बुलाया, सोनार को बुलाया और कहा कि हमें बिल्कुल ऐसा ही इस क्वालिटी का सोना लगाकर हमें बनाकर एक दूसरा क्राउन दो। तो गोल्ड स्मिथ बनाकर लाया, लेकिन किसी ने राजा के कान में जाकर कह दिया कि अरे इस गोल्ड स्मिथ ने तो मिलावटी को सोना लगाकर बनाया है, ये सोना प्योर लगाया नहीं है। अब राजा को बड़े अचंभे में पड़ गए। कहे कि हम अपने क्राउन को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते। अब कोई बंदा हमें ऐसा चाहिए जो इसका बता पाए इसको कि इसमें मिलावट है कि नहीं है। तो तब यही प्रॉब्लम इनके पास भी पहुँची। राजा के दरबार में ये रहते थे तो इनके पास भी ये प्रॉब्लम पहुंची। इनको बुलाया गया कि भाई ये बहुत महान थे, साइंटिस्ट थे, उस टाइम के फिलोसफर थे। तो अब क्या ये सोचने लगे कि कैसे करें। एक दिन ये बाथ टब में नहा रहे थे, बिल्कुल ओपन नहा रहे थे बाथ टब में, और बाथ टब में पूरा पानी भरा हुआ था। और जैसे ये नहाने के लिए उसमें इंटर होते हैं तो इनके वॉल्यूम के बराबर का वाटर क्या हुआ, बाहर बाथ टब से बाहर गिरा। अब बस इतना ही इन्होंने जब नोटिस किया, भाई ये तो हमेशा से होता चला आया था, लेकिन इन्होंने इसको नोटिस किया। तो जब ये नोटिस किया तो ये यूरेका वर्ड बोलते हुए वैसे ही बिना कपड़े के ही भागकर राजा के पास पहुँचे। यूरेका मतलब मैंने ढूंढ निकाला। तो उसका सलूशन इनको मिल गया था। बेसिकली इन्होंने क्या किया कि दोनों क्राउन का पहले वॉल्यूम मेज़र किया, दोनों का वेट मेज़र किया, मतलब मास मेज़र किया बैलेंस से। अब जब दोनों का वेट और वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो जो ओरिजिनल क्राउन था उसका डेंसिटी निकाला और जो सोनार ने बना कर लाया था उसकी डेंसिटी निकाला। तो इस तरह से इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर उसने प्योर गोल्ड लगाया है तो डेंसिटी नियर अबाउट इक्वल आएगी। तो इस तरह से इन्होंने अपने टैलेंट और अपनी बहादुरी से ये चीज़ इन्होंने ढूंढ निकाली। तो ये इनकी स्टोरी है, ठीक है। ऐसे ब्लाइस पास्कल भी हैं, इन्होंने पास्कल लॉ दिया है और उस पास्कल लॉ में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जो हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है और हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक लिफ्ट है, वो सब इन्हीं के प्रिंसिपल पे काम करती है। आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या नॉर्मल फोर्स। जैसे ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है तो इधर इस तरह का फोर्स लग रहा हो, अगर ये सरफेस है तो इधर का फोर्स लग रहा हो, है ना। तो जिस तरह का जैसा सरफेस रहेगा उस हिसाब से फोर्स लगेगा, तो वो नॉर्मल होगा। इस सरफेस के लिए नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इस तरह का लगेगा, इस सरफेस के लिए इस तरह का लगेगा, इस सरफेस के लिए इस तरह का लगेगा, है ना। तो ये नॉर्मल फोर्स होता है। देखो व्हेन अ ब्लंट पिन इज अप्लाइड फोर्स इट डज नॉट गेट इनटू द वुड वेरियर शार्प पिन गोज इन। मतलब जब एक ब्लंट पिन को दबाते हैं तो नहीं जाती है, लेकिन शार्प पिन को दबाते हैं तो तुरंत चली जाती है, थंब पिन। तो ऐसा क्यों होता है,
जबकि हमने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लिया था, सेम वुड लिया था। तो बेसिकली ये सारा खेल किसका है? प्रेशर का। जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पर और दूसरा डिपेंड करता है एरिया पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो ब्लंट पिन थी उसका एरिया ज़्यादा था तो सेम फोर्स लगाने पर उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पाया, लेकिन ये जो पिन थी यहाँ पे क्या है, इसका एरिया बहुत कम है, इसलिए सेम फोर्स लगाने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया जिससे ये पिन धंस गई। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो फोर्स एंड इट ऑल्सो एक्ट एंड डाउनवर्ड। जो हमारा वेट है वो भी एक फोर्स होता है और ये डाउनवर्ड काम करता है, और इस हिसाब से ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बाद डायरेक्शन भी है। ऑब्जर्व टू ब्रिक्स, देखो टू डिफरेंट ब्रिक्स ऑन द ग्राउंड। ये दो ब्रिक्स हैं, देखिए ये और ये, एक ब्रिक ये है और एक ब्रिक ये है। कह रहे बोथ ब्रिक एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर वेट इज सेम। और कह रहे हैं कि डिफरेंट, कह रहे हैं कि लेकिन इनसे लगने वाला प्रेशर क्या है, डिफरेंस, क्योंकि इनका एरिया तो सिर्फ इतना एरिया कवर हो रहा है लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा एरिया रहेगा प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक बहुत ही भयंकर गद्दा है और उस गद्दे पर जब हम लोग खड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है, अगर हम लेट जाएं तो कम डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो दैट इज़, ये सब भी इसी का एग्जांपल है। तो देखिए गाइस कि क्या प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज़ P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हम लोग समझ सकते हैं। और फोर्स डायरेक्टली, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेशर इज़ द स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और देखिए इसके पास डायरेक्शन है, ऑल दो इट हैज़ डायरेक्शन, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। ऐसी दो क्वांटिटीज़ हमारी नज़र में है, एक है इलेक्ट्रिक करंट और एक है प्रेशर। इन दोनों के पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, फिर भी ये लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसीलिए ये लोग क्या है, स्केलर की कैटेगरी में है, ये लोग वेक्टर नहीं हैं, ठीक है। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्टिल प्रेशर इज़ अ स्केलर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इनके पास कोई पर्टिकुलर नहीं, डायरेक्शन तो होती है पर्टिकुलर, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए होता है। अब ऐसा हम लोग इसमें बहुत सारा देख चुके हैं। अब देखिए एसआई यूनिट प्रेशर की क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चाहे न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर का या न्यूटन मीटर का इनवर्स -2 करें तो दोनों एक ही होता है। प्रेशर कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज थर्स्ट पर यूनिट एरिया। थर्स्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। प्रेशर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या प्रेशर इज इक्वल टू थर्स्ट अपॉन एरिया। तो थर्स्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, तो एक ही बात है दोनों में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन प्रेशर ऑफ द बेसिस ऑफ प्रेशर। देखिए जो हमारा स्कूल बैग है वो कैसा होता है, उसके स्ट्रैप जो कंधे पर रहते हैं वो वाइड स्ट्रैप रखता है। तो वाइड स्ट्रैप और गद्देदार स्ट्रैप होते हैं, इससे क्यों, ताकि हमारे कंधों पर जो एरिया ज़्यादा लगे, एरिया ज़्यादा हो जाए, प्रेशर कम लगे। सोचिए अगर एकदम पतला सा बैंड होगा यहाँ पर तो वो हमें जल्दी से दर्द देगा, यहाँ हमें घायल भी हो सकते हैं। शार्प नाइफ से कट करना ईजी है, ब्लंट नाइफ से नहीं। तो देन द ब्लंट नाइफ, मतलब आसान किससे रहेगा हमें काटने में, शार्प नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम है तो थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। लेकिन इनके साथ ब्लंट नाइफ एरिया ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो भी उससे काटने में हमें सुविधा नहीं होगी। टिप ऑफ द नीडल इज़ मेड अप ऑफ शार्प। जो नीडल होती है सुई, उसका टिप क्या बनाया जाता है, शार्प, ताकि वो आसानी से कपड़ों में और जहाँ पे सिलना है घुस सके। प्रेसिंग प्रेशर ऑफ ग्राउंड इज़ मोर व्हेन मैन वॉकिंग व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग। देखिए जब वो चल रहा होता है तो प्रेशर कम रहता है, और जब वो एक पैर पर, जैसे हम ही हैं अभी खड़े हो जाए तो ज़्यादा प्रेशर फील होता है, अगर चलते रहते हैं तो कम प्रेशर लगता है। और अगर हम एक पैर पे खड़े हो जाएं तो देखिए हमारे बॉडी का वेट तो पूरा वही है, लेकिन जब एक पैर से खड़े होते हैं तो सारा प्रेशर किस पर जाता है, एक पैर पर, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है उस केस में। दो पैर पर खड़े होंगे तो कम लगेगा, और अगर लेट जाएंगे तो और भी कम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर है ना। डिप्रेशन इन द कुशन, जब आदमी खड़ा होता है तो ज़्यादा रहता है देन जब वो लेटा हुआ रहता है या बैठा रहता है। ट्रैक्टर में बहुत बड़े जॉइंट व्हील और बड़े चौड़े व्हील लगाए जाते हैं, क्यों, ताकि उनको ऑफ रोडिंग करनी होती है, खेतों में जाके खेत जुताई करना होता है। उस केस में अगर फील्ड में बहुत कीचा उचा है या मिट्टी नम है तो वो धंस न जाए ट्रैक्टर, इसलिए उसके पहिए बहुत चौड़े होते हैं। और इट इज़ ईजी टू वॉक सॉफ्ट सैंड ऑन सॉफ्ट सैंड विद अ फ्लैट शूज़। कह रहे फ्लैट शूज़ पहन करके सैंड पर वॉक करना बड़ा इजी है, लेकिन हील पहन करके कोई अगर गर्ल या वुमेन हील पहन करके सैंड पर चलना चाहे तो क्या वो चल लेंगी, नहीं। सैंड पे चलना है तो उसके लिए फ्लैट फीट चाहिए। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट में बहुत सारी सैंड होती है, सैंड ही सैंड होती है, सैंड ड्यून होता है, और वहाँ पर कैमल के पास फीचर्स अवेलेबल हैं। क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, पहला तो उसका पैर जो है ना
काफ़ी चौड़ा फीट होता है, वो जहाँ रखता है तो बालू में उसका पैर धंसता नहीं है। फ्लैट एंड ब्रॉड फीट, ये उसका सबसे अच्छा है। और उसके लेग्स जो है ना काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ताकि उसकी बॉडी जो है ना हीट से काफ़ी दूर रहती है, ठीक है ना। फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग एंड डैम्स आर लेड ब्रॉड बॉटम। कह रहे हैं जब डैम बनता है किसी रिवर पर तो वो चौड़ा बनता है, इस तरह से बनता है। स्टार्टिंग में बहुत चौड़ा रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ता है वो पतला होता चला जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से डैम बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी स्लाइड में। प्रेशर इन द फ्लूइड। अच्छा देखिए, प्रेशर अप्लाइड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड मतलब एनीथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड। इसमें लिक्विड एंड गैसेज आते हैं। ऑल द लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड। और फ्लूइड जब प्रेशर लगाते हैं तो उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। और ये फ्लूइड चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ये हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। अगर कोई बॉडी उनके अंदर डुबाया गया तो उस बॉडी पर चारों तरफ से ये लोग क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं चारों तरफ से, और उससे उस बॉडी वो बॉडी को मतलब फोर्स लगता है एक तरह से। लाइक अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू द वेट, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। बट अ फ्लूइड लाइक गैस एंड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, साइडवर्ड, डाउनवर्ड एंड ईच अपवर्ड। जैसे एक कंटेनर ये है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा है और लिक्विड भरा है, इस लिक्विड में ये एक ऑब्जेक्ट डाला गया, तो इस पर क्या है? इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी, 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 हर डायरेक्शन से इस पर फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? क्योंकि प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि लिक्विड के फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, तो वो इनसे जाकर टकराते हैं तो उससे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बायनेंसी क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में रखा जाता है तो द लिक्विड एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन इट, इस पर अपवर्ड फोर्स लगाता है, और वो अपवर्ड फोर्स इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायनेंसी। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी बाय विच फ्लूइड अप्लाई अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायनेंसी, एंड द फोर्स अपवर्ड फोर्स अप्लाइड व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द लिक्विड एंड गैस, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स, ठीक है, बायोएंट फोर्स। और टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोएंसी, एंड फोर्स इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। अब इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर हम समझाते हैं। देखिए, जो कोई एक लिक्विड होता है, लिक्विड का जो फ्री सरफेस मान लीजिए ये है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ से डेप्थ बढ़ने पर लिक्विड का प्रेशर जो है ना बढ़ता जाता है। मतलब प्रेशर यहाँ कम रहेगा, यहाँ उससे ज़्यादा रहेगा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा डेप्थ पर रहेगा। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ ऐसे रखा गया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर इस तरफ से ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा यहाँ से, और यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ लेकिन कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, इधर से तो और ही कम रहेगा, बिल्कुल ही कम रहेगा। तो देखिए, यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा है, यहाँ उससे कम हो गया, यहाँ इससे कम हुआ, यहाँ इससे कम हुआ। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, जो उसका सरफेस होता है, सरफेस से जितनी ज़्यादा डेप्थ पे हो उतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कम डेप्थ पे हो तो कम प्रेशर रहेगा। तो यहाँ प्रेशर कम, उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ नीचे जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और ऊपर सबसे कम प्रेशर होता है। ये साइड वाले प्रेशर तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है इसीलिए इस पर नेट फोर्स लगता है, एफ अप। इसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, या इसी को बायोंट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोंट फोर्स। तो इसी को बायोंट फोर्स भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ किस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब बायोएंट फोर्स क्या है? देखिए, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर इमर्स होगा तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बायोएंट फोर्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट, जैसा कि हमने बताया। अब चाहे जैसा भी फोर्स हो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मतलब न्यूटन ही होगी। एंड कॉजेज ऑफ बायोएंट फोर्स, तो कॉज इसका होता है द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। देखिए, जब हम लोग एक व्हेन अ मग इज इनसाइड द वाटर द प्रेशर फ्रॉम द साइड इक्वल एंड नो नेट फोर्स इज अवेलेबल। कह रहे हैं कि जो साइड से लगने वाला प्रेशर है वो तो क्या है? अनइक्वल है, वो इक्वल है। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर कट गया, लेकिन नीचे का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो ये नीचे वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, एंड दैट इज अपथ्रस्ट। क्या है? अपथ्रस्ट। तो ये कौन सा प्रेशर लग गया? अब वो फोर्स लग गया अपथ्रस्ट फोर्स, और इसी की वजह से बायोएंट फोर्स लगता है। ठीक है, तो डिफरेंस इन द प्रेशर एक्सर्टेड नेट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। एंड जो यहाँ प्रेशर में डिफरेंस है, देखिए ये ऊपर से लगने वाला प्रेशर कम है और नीचे से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है, इससे नेट फोर्स ज़्यादा हो जाता है ऊपर की तरफ, इससे ऊपर एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट
फोर्स या बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके मेन बेसिक वजह आपने समझ लिया है कि ये क्या है, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से लगता है। अब देखिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स। तो देखिए बॉयंट फोर्स को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास है। जैसे ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट जो भी है हम पहले यहाँ मेज़र कर लेंगे। जैसे यहाँ हमने मेज़र किया, ये स्प्रिंग बैलेंस है ना, क्या है ये, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस से पता है कि स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम लोग क्या मेज़र करेंगे, वेट मेज़र करेंगे। तो वेट इसका मेज़र किया हमने, क्या है 60 ग्राम वेट है इसका, 60 ग्राम फोर्स वेट है, ठीक है। आगे जब हम लोग इसको फिर यहाँ डिप करेंगे लिक्विड में, जब इस लिक्विड में इसको डिप किया जाएगा तो इसका वेट कितना हो गया, 50 ग्राम। तो ये वेट में जो लॉस हुआ है, लॉस इन वेट, तो इसके वेट में जो लॉस हुआ है इसी को अपथस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अपथस्ट फोर्स या बायोएंट फोर्स भी इसी को कहते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर है एक्सपेरिमेंटली हम कैसे अपथस्ट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए इसको डुबाने पर वेट जो भी रहेगा क्लियरली देख सकते हैं। ओके, फिर लाइट जा चुकी है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।